Yeah, so welcome back everybody to this wonderful session and this is again एक सेकेंड लेक्चर नंबर 7। ठीक, देखो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा और काफी सारे कंटेंट हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया इस सेक्शन में। अब हम कुछ गिने चुने लास्ट टॉपिक पे हैं, उसके बाद ये चैप्टर निपट जाएगा। ठीक है, सो दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ योर मोल कॉन्सेप्ट। आई होप कि जो प्रीवियस लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक टू एडवांस हमने कवर अप किया है इस पूरे वो को। तो पहली बार भी जो बच्चा पढ़ेगा ना मोल कॉन्सेप्ट उसको समझ में आनी है आनी। ठीक है, चलिए प्रीवियस सेशन में हमने परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह देखा होगा। ठीक है, जो भी बच्चे अटेंड नहीं कर पाए थे क्लास को उन्होंने आई थॉट लेक्चर कवर अप कर लिया होगा, नहीं किया होगा मैं अभी अपलोड किया हूँ लेक्चर नंबर 6, तो आप उसको कवर अप कर लीजिएगा प्रीवियस सेशन में। बट आज का सेशन जो है वो कंप्लीटली इंटायरली न्यू टॉपिक से शुरू होगा और वो टॉपिक है, नोट कीजिएगा मेरे साथ, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये क्या है सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है क्या, इनमें क्या अंतर है, आइए पहले इसको समझते हैं। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बहुत बेसिक है। कैसे, आप देखो जितने भी मॉलिक्यूल्स अभी हम देखते आ रहे हैं सबका एक ना एक कोई ना कोई फार्मूला होता है। एक सेकेंड, अच्छा इस थोड़ा मैं लिख देता हूं। जैसे अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूं तो अभी तक जितने भी हमने केमिस्ट्री के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स या जितने भी कंपाउंड को हमने देखा है तो वो एक फार्मूले के बेसिस पे लिखे होते हैं। मतलब सिंपल से कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे कंपाउंड का फार्मूला जिसके अंदर जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं वो सारे लिखे गए हों। एक लाइन नोट कीजिएगा, फिर मैं अभी आपको समझाता हूं कि ऐसा फार्मूला, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड which gives actual number of atoms present in a molecule। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आया होगा। अच्छा, सेम चीज मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए एक बार लिखता हूं, फिर मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझाता हूं और फिर दोनों का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए भी पहले मेरे साथ दो लाइन लिख लीजिए। वो लाइन ये है कि फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड which gives सिंपलेस्ट रेशियो। अब ये ध्यान देने वाले शब्द है, बट क्या है मैं समझाऊंगा, चिंता ना कीजिए, बट थोड़ा पहले मेरे साथ स्टेटमेंट को समझ लीजिए पहले। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब मैंने दो खतरनाक खतरनाक लाइन लिख दी। ठीक है, जिसको पढ़ के लग रहा होगा कि सर ये क्या ही है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मेरे साथ देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला भैया वो फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का जिसके अंदर जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए उतने एटम्स प्रेजेंट हैं। और एम्पिरिकल फार्मूला भैया वो फार्मूला है जिनके फार्मूले में कुछ गड़बड़ी है, मतलब होना चाहिए था कुछ और बट हो गया कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो अगर मेरे को पानी बनाना है, H2O बनाना है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि सर दो हाइड्रोजन होना चाहिए और एक ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए पानी बनाने के लिए भैया? नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन की बात करूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करूं तो कितने होने चाहिए? दो। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करूं पानी बनाने के लिए तो कितना होना चाहिए? एक। अब सोच के देखो, अगर मैं इसको H और O लिख दूं तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक है सर हाइड्रोजन का एटम, एक है ऑक्सीजन का एटम, तो क्या कभी पानी बन पाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने शुरू से मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का यही पढ़ा है, H2O। इट मींस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होने कितने चाहिए भैया? दो हाइड्रोजन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी होगा, तभी बनेगा वो। तो ये जो H2O है इसको मैं कहूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब ऐसा फार्मूला जिसमें जितना होना चाहिए उतना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है। बट अगर मैं इसी को H और O लिख दूं तो इसी को केमिस्ट्री के भाषा में इंपिरिकल फार्मूला कहते हैं। मतलब कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स अगर किसी भी कंपाउंड के फार्मूले में अवेलेबल नहीं है
तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं एम्पिरिकल फार्मूला को डिनोट कर रहा होगा, बट एम्पिरिकल फार्मूला कह तो सकते हैं, बट इस केस में ये एम्पिरिकल फार्मूला है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एक कंडीशन लिखवाई है कि एम्पिरिकल फार्मूला होने के लिए सिंपलेस्ट रेशियो का होना जरूरी है। सिंपलेस्ट रेशियो का होना जरूरी है। मतलब सर अगर मैं एग्जांपल लूं C2H2 का, ठीक है, या फिर इसको ऐसे देख लो कि सर अगर मैं एग्जांपल लूं C4H4 का, और इससे अगर मैं C2H2 बना दूं, तो अगर C4H4 किसी एक मॉलिक्यूल को डिनोट कर रहा होगा तो चाहिए कार्बन 4 हाइड्रोजन 4, बट हो गए कार्बन 2 हाइड्रोजन 2। तो ये देखो C4H4 और C2H2 क्या ये एक दूसरे के सिंपलेस्ट रेशियो हैं? बिल्कुल भैया, 4 को भी आधा करोगे तो 2 आएगा, और इधर भी हाइड्रोजन के 4 को आधा करोगे तो 2 आएगा, तो कार्बन के भी 2 हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में है। तो इसको हम EF लिख सकते हैं। EF का मतलब शॉर्ट में एम्पिरिकल फार्मूला, अगर C4H4 मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं समझ आया, नो प्रॉब्लम। अब देखो ग्लूकोज का फार्मूला तो सबने पढ़ा है यार, इतना तो सब जानते हैं। ग्लूकोज, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मतलब उसका फार्मूला सिंपली अगर कहे तो क्या होता है? तो ग्लूकोज का सर फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब सोच के देखो इसमें ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन? सर 6 हो गए कार्बन, 12 हो गए हाइड्रोजन, और 6 हो गए ऑक्सीजन। अब सोच के देखो ये जो C6H12O6 है, इन सब में अगर मैं जितने भी नंबर हैं सबको 6 से डिवाइड कर दूं, तो क्या यही जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं सर CH2O। सोचो ये 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो चाहे तो आप यहां 1 लिख लो, नो प्रॉब्लम। 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो H2 आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन में 6 है, 6 से डिवाइड करोगे तो इसको भी आप 1 लिख सकते हो, बट केमिस्ट्री में 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए मैंने क्या लिखा CH2O। तो इसका मतलब ये है कि सर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MF। बट अगर इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं एक नंबर से डिवाइड कर दूं तो ये एक सिंपलेस्ट रेशियो बन गया। ये देखो ये सिंपलेस्ट रेशियो बन गया। तो इस फॉर्मूले को अब मैं कहूंगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला भैया वो फॉर्मूला है जिसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं प्रेजेंट हैं, वो नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे वो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के होंगे। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम अभी तक पढ़ते आए किसी भी कंपाउंड का फार्मूला, भैया वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मतलब जितना एटम जरूरी है उतना एटम अगर प्रेजेंट है, मतलब अगर वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए, अगर ये दोनों हैं इट मींस H2O एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वैसे ही ग्लूकोज के लिए अगर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन की जरूरत है, इट मींस C6H12O6 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बट अगर मैं किसी 6 जैसे नंबर से डिवाइड कर दूं तो एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस अब कार्बन 6 नहीं, अब कार्बन 1 हो जाएगा, अब हाइड्रोजन 12 नहीं, अब हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और अब ऑक्सीजन 6 नहीं, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले को इंपेरिकल फॉर्मूला कहा जाता है। तो जो स्टेटमेंट मैंने लिखाया पहले, ये एग्जांपल के बाद आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो मैं चैट सेक्शन कंटिन्यूअस चेक करता हूं, बताओ क्या ये चीज समझ आई कि यस सर इट इज क्लियर, कि आप डिफरेंशिएट तो बिल्कुल कर सकते हैं कि हाँ। हाँ बिल्कुल C4, लेकिन ये बताओ अगर 4 से डिवाइड करोगे ये वासिद, तो क्या जो 6 जो है वो 4 से डिवाइड होगा? क्या सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा? भैया वो तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा ना, 6/4। सोचो अगर सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करोगे तो हमें पॉइंट में नहीं रखना है, हमें इंटीजर के फॉर्म में लाना है, और जो चीज इंटीजर के फॉर्म में आ जाए। अच्छा सही सवाल तुमने पूछा। देखो अगर कंफ्यूजन है, छोटी छोटी चीजें डाउट आती हैं। अब मैंने सवाल ये आ रहा होगा कि सर यहाँ आपने C6H12O6 लिखा है, ठीक है, सर इसको आप 4 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हो? भैया जब 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये कट के कभी एक इंटीजर वैल्यू आएगी? बिल्कुल नहीं, ये डेसिमल वैल्यू आएगी। और सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब डेसिमल वैल्यू नहीं होता है, प्रॉपर डिवीजन होती है इंटीजर के फॉर्म में। और चिंता ना करो, जब डेसिमल वैल्यू आएगी तो हम उसको कैसे लिखेंगे राउंड ऑफ करके, ये भी हम देखेंगे। समझ आया? बोलो बच्चा, समझ आया? नहीं कर सकते ना बच्चा, क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है डिवाइड करने की? कंडीशन क्या है बच्चा कि सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए, इसलिए डिवाइड नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे भाई पहला वो नंबर चूज करेंगे जिस नंबर से सभी डिवाइड हो जाए। A इज इक्वल्स टू 6 से C6H12O6 को A
6 से, हाँ 4 से डिवाइड नहीं कर सकते बच्चा। क्यों भैया? क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई वो डेसिमल में आ जाएगा। CH4, हाँ इसको कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो CH4, क्योंकि देखो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सिंपल रेशियो में आ जाएगा। C1H4, C1H1, C1H1 हो जाएगा, या CH लिख सकते हो आप उसको, बिल्कुल। हाँ उसको कर सकते हो। अच्छा मुझे लगा कि आप पूछ रहे हो ग्लूकोज वाला। हाँ बिल्कुल, जैसा C4H4 है, मान लो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, तो अगर ये किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला रहा होगा तो भैया जो CH है ये एक इंपिरिकल फार्मूला कहा जाएगा, बिल्कुल। तो हमें सिंपल कोशिश क्या करनी है कि पहले कोशिश करें कि डेसिमल ना आए। अगर डेसिमल आता है आगे वाले क्वेश्चंस में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, उसके नियरेस्ट इंटीजर में उसको राउंड ऑफ किया जाता है। बट अभी आप ये समझिए कि हमको ऐसा नंबर चूज करना है भैया जो कि पूरे कंपाउंड में जितने नंबर्स लिखे हैं सबको डिवाइड कर दे। अब समझ आया? कर आप बिल्कुल सकते हो, नो प्रॉब्लम। C4H4 को 4 से डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक, इंपिरिकल फार्मूला बन जाएगा। तो अब दोनों आप लोग डिफरेंस समझ सकते हो, है ना, कि भैया इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। समझ आया मेरे स्टेटमेंट के लिखने के बाद? अगर समझ आया तो एक बार सब बता दो। ओके, वाशिद, अभी समझ आया ना? मैंने आपका डाउट टेक किया। देखो आपकी आवाज नहीं आएगी मेरे को, तो आप चैट सेशन में ही लिखिए, इसलिए मैं आपको एक्सेस नहीं दे रहा, ठीक है? ओके चलो ठीक है, बता दिया करना, ठीक है चलो। अब देखो, अभी तो समझ आ गया होगा, ठीक है, कि सर ये जो फॉर्मूला वगैरह बन रहा है, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो में करके, अब आपको एक साफ साफ रिलेशन नहीं दिख रहा है क्या? सोच के देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे एक रिलेशन बताओ, तो रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच? सर अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें और एम्पिरिकल फार्मूला को देखें तो आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा क्या? सर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मैं शॉर्ट में आज से उसको MF लिखूंगा, सर वो किसके बराबर है? वो बराबर है, अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला में कोई एक नंबर n से अगर मल्टीप्लाई कर दें, एम्पिरिकल फार्मूला में कोई एक नंबर n से मल्टीप्लाई कर दे, तो सर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जा रहा है। ऐसा है क्या? आओ चेक करते हैं। जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है सर? CH2O। तो अगर CH2O में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे को C6H12O6 नहीं मिल जाएगा? अरे बिल्कुल सर। एक बार 6 को मल्टीप्लाई करो कार्बन के एटम के साथ तो C6 हो जाएगा। एक बार 6 को मल्टीप्लाई करो हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ तो 6 2 12 हो जाएगा। और अगर एक बार 6 को मल्टीप्लाई करो ऑक्सीजन के साथ तो O6 हो जाएगा। इट मींस एक रिलेशन दिख रहा है सर, क्या? कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा, बिल्कुल। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि सर क्या हर बार ये n को हमें सोचना पड़ेगा क्या, कि हमको वो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाए? ये भी एक समस्या है भैया। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे अभी उसने बोला कि सर C4H4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो n जो है, ये n जो है ये है क्या सर? इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है? तो इसके लिए भी एक बढ़िया फार्मूला आपके लिए है। वो ये है कि जो n होता है, ये n बड़ा सिंपल है। n आप इजिली निकाल सकते हैं। n होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा, मतलब अब क्या करना है कि n निकालना होगा। अगर मान लो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, या फिर मान लो आपके पास दे दिया एक कंपाउंड का नाम, या और उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिया, ठीक। अब उसने बोला कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के बताओ, तो आपको n की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला में जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। बट उसने क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑलरेडी दे दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला मास से। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH2O6। एक डेमो तुमको देता हूं और ये समझ आ देता हूं कि अभी जो n है ये n है क्या सर। आओ देखो, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सर? C6H12O6। और हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या है सर? CH2O। अब हमें क्या करना है भैया? पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट करो। इसका मतलब क्या है कि सर कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन क्या है? 6 है। तो हमको सबको क्या करना है? सबके मासेस को पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। अरे भैया एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। तो 12 सिक्स 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 6 कार्बन है, तो 12 सिक्स कितना हो जाएगा? 72। तो मैं पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट कर रहा हूं,
अरे यार ये तो मैं तुम्हें बता दिया हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं। ठीक है, जितने उसके अंदर नंबर ऑफ एटम है उन सभी के मास नंबर से उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, तो एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 6 कितना हो जाएगा 72, तो 72 प्लस एक हाइड्रोजन का एक, तो 12 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 12 प्लस, तो 72 प्लस 12, और साथ में एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 का कितना हो जाएगा 96। इट मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आया 180। अब इंपिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लो सर। तो एक कार्बन का होता है सर 12, ठीक है, एक हाइड्रोजन का एक, तो दो कितना हो जाएगा 2, और प्लस एक ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16। इट मींस ये कितना आएगा 30। 12 और 6 14, 14 और 16 30। अब पुट करो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास, तो n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना आया सर 180, और इंपिरिकल फार्मूला मास कितना आया सर 30। इट मींस 180 को 30 से डिवाइड करूंगा, मतलब वो n की वैल्यू 6 है। और देखो यहां साफ साफ दिख रहा है n की वैल्यू 6 है। ओ मजा आ गया सर। मतलब n को अब हमें सोचना नहीं है कि क्या मल्टीप्लाई करें, एन हम अलग फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास mf मास अपॉन ef मास, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मास। बोलो समझ आया? क्या ये डेमोन्स्ट्रेशन समझ आया बच्चा कि यस सर? अब हम समझ सकते हैं कि कैसे हम एन डिटरमाइन करेंगे अलग से। कंफ्यूजन नको रखने का, ठीक है? जो भी डाउट हो चैट सेक्शन पड़ा हुआ है, मैं हमेशा चेक करता हूँ, डाउट भी लेता हूँ। ठीक, अब समझ आया? नहीं, ये n अलग है, n इज अ सिंपल इंटीजर। यस, बढ़िया सवाल। ये n जो है ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, इस n को लिख लो एक सिंपल नंबर। इट इज अ सिंपल इंटीजर। देखो मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ बट आप लोग यहाँ लिख लेना, n जो है ये सिंपल नंबर है, सिंपल इंटीजर है। ठीक है, n इज जस्ट इंटीजर, बस डिनोशन कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, समझ आ गया? फैसल क्लियर? चलो बच्चा, चलो अगर क्लियर है ना, तो आप सब जानते ही हो कि सर कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद आप कराते हो क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चन आएंगे कैसे? अब देखो इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बहुत, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें बहुत सारा टेबल बनवाया है, पहले होल रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, ये सब। बट यार इतना समय है किसके पास? हम कम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं और तुम शुभम सर से पढ़ रहे हो, है ना? ये अलग में एक खास बात है कि तुम मेरे से पढ़ रहे हो। क्यों भैया? मैं तुमको एक बढ़िया जबरदस्त सवाल सॉल्व करने का, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आप ऐसे धड़ल्ले सॉल्व कर जाओगे। मैं 2-3 क्वेश्चन खुद कराऊंगा अभी यही, आप बस देखते जाओ कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 60% कार्बन, 8% हाइड्रोजन, कैलकुलेट दी एम्पिरिकल फॉर्मूला। आहा क्या बात है! मतलब सिंपल कोने कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि सर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है, तो कैलकुलेट कीजिए कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। अब ये देखो बड़ा बढ़िया सवाल है क्योंकि इसमें डेटा बहुत कम है। सर जब इस टाइप की क्वेश्चन ना, तो मेरे साथ एक चीज नोट कर लो। क्या? कौन कौन सी चीज है? आओ देखो, कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर बोलता है आपसे, पहले ये समझ लो उसके बाद क्वेश्चन पे चलना, बट इधर समझ लो पहले कि कभी भी क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलता है तो आप याद रख लो कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन चीजें तो हमेशा होंगी। कौन कौन सी? सर एक तो कार्बन होगा, एक तो हाइड्रोजन होगा, एक तो ऑक्सीजन होगा। ये तीन चीजें तो मस्ट है। तो सबसे पहले हमें इन तीन चीजों को चेक करना है। अगर क्वेश्चन में ये तीनों दिया है तब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगर अगर क्वेश्चन में ये तीनों नहीं दिया है तो जो जो भी मिसिंग होगा पहले हम उसको मान के चलेंगे। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि जरा इस क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन है 60%, हाइड्रोजन है 8%, बट कहीं भी ऑक्सीजन का जिक्र नहीं हुआ है। क्या कहीं कोई ऑक्सीजन लिखा है क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमको मान के चलना है, यही चीज है इस सवाल को सॉल्व करने का। ये एक अच्छा तरीका है, बढ़िया तरीका है। जब आप उतना लेंथी प्रोसेस से नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम में उतना समय होता नहीं है, तो मैं जो बता रहा हूं उस चीज को ध्यान रखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी बोले तो ये तीन तो मस्ट होंगे उसके अंदर। देखो यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन छिपाया गया है, क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, यही आपकी टेस्टिंग है।
आपको समझना है कि सर अगर कार्बन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, तो आप ऑक्सीजन को एज्यूम करेंगे कि ऑक्सीजन भी है। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूं यही लिख लो साइड में X% ऑक्सीजन भी है। तो सबसे पहले चेक करना है, अगर कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो तीन चीजें सबसे मस्ट है चेक करना, क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसका एक और पेयर होता है, एक और पेयर मतलब कि सर अगर कहीं नाइट्रोजन दे दिया, क्लोरीन दे दिया और कुछ नहीं दिया, तो अब समझ लेना कि नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर अगर ये कहीं अवेलेबल हो तो इनमें से भी जो चीज मिसिंग होगी, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। तो अगर कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा होगा तो या तो वो ये तीन का कॉम्बिनेशन देगा या फिर ये तीन का कॉम्बिनेशन देगा। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, कैसे बनता है, मैं उसकी डेप्थ तुम्हें समझा रहा हूँ, इसके अंडरस्टैंडिंग तुम्हें हो गई तो यकीन मानो एम्पिरिकल फॉर्मूला के जो क्वेश्चन आएंगे ऐसे धड़ल्ले से उड़ा दोगे, और बिल्कुल आते भी हैं यार लिखने के लिए। प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। इट मीन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सर दो पेयर, कौन कौन से? सर अगर कहीं कार्बन हाइड्रोजन का जिक्र है तो आपको ऑक्सीजन एज्यूम कर लेना है, और अगर कहीं नाइट्रोजन क्लोरीन का जिक्र है और सल्फर नहीं दिया है तो आपको मान लेना है कि कुछ परसेंट सल्फर भी है वहां। ठीक है, चलिए अगर आप इतनी बात समझ गए तो मान लो, मैं मान के चलता हूं कि सर X% हाइड्रोजन भी वहां, X% ऑक्सीजन भी वहां है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, सर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अभी भी हमने देखा कि तीन चीजें होनी चाहिए। तो एक तो है सर कार्बन, बट है कितना कार्बन? 60%। अगला है हाइड्रोजन, ये कितना है सर? 8%। तो अगला पक्का ऑक्सीजन रहा होगा। अब सोच के देखो, अगर मैं मान के चलूं कि भैया कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड 100% अवेलेबल है, उसमें से 60% अगर कार्बन है, 8% अगर तुम्हारा ये हाइड्रोजन है, तो बचा हुआ ऑक्सीजन ही तो होगा सर। अरे तो बड़ा सिंपल सी बात है भैया, 100 था टोटल आपके पास, उसमें से 60% कार्बन चला गया, 8% हाइड्रोजन चला गया, तो बचा हुआ कितना होगा? ऑक्सीजन के पास। यानी ऑक्सीजन यहां है, छिपाया गया था आपसे, यानी 32% ऑक्सीजन भी है यहां। ओहो, अब समझ आ गया सर। ठीक, अब सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो परसेंटेज दिखा है ना इसे मास में कन्वर्ट कर दो। मतलब अगर मास के टर्म में मैं लिखूं तो कितना परसेंट मास होगा? अगर 60% कार्बन है, इट मींस 60 ग्राम कार्बन होगा। अभी जो 100% है इसको मान लो कि ये 100 ग्राम अवेलेबल था। यही अजम्पशन बस करके चलना है, स्टेप सीखते चलना। मान लो कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 100% का इन द सेंस कि 100 ग्राम अवेलेबल है, तो उसमें से 60 ग्राम क्या होगा? कार्बन होगा। वैसे ही हाइड्रोजन कितना होगा? 8 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना होगा? 32 ग्राम। आपने मास लिख लिया, बिल्कुल। अब मास लिखने के बाद ना मोल लिख लो। तो मोल कैसे निकालता है सर? हमने पढ़ा है एन। मोल क्या होता है सर? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओ हो, सर मास हमारे पास पता है, मोलर मास हम एलिमेंट को देख के निकाल लेंगे। तो मास मोल कितना हो जाएगा सर? गिवन मास 60 अपॉन मोलर मास कितना होता है? एक कार्बन का 12। इट मींस कार्बन के कितने मोल सर? 5 मोल। क्या बात है। वैसे ही हाइड्रोजन के लिए सर नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? गिवन मास 8 ग्राम, और एक हाइड्रोजन का मास, मोलर मास 1 होता है, इट मींस 8। और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा सर? सर गिवन मास 12, और एक ऑक्सीजन के कितना होता है सर? 16। इट मींस ये जब डिवाइड करोगे ये सब सबको, तो नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन कितने आ गए? 2। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन के कितने मोल? 5। इट मीन जो फार्मूला आया वो आया C5। अरे इतना सिंपल। जो मोल है उसको फॉर्मूले के नीचे लिख दो, सब स्क्रिप्ट में। ठीक है, हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ मोल्स? 8, मतलब H8। और ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स? 2, मतलब O2। भैया लो, मिल गया तुम्हें इंपेरिकल फॉर्मूला। यही है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अरे वाह, इस तरीके से सॉल्व करना है। बिल्कुल बच्चा पार्टी। अगर आप एनसीईआरटी वाले तरीके से जाओगे, जो कि डेफिनेटली गलत तो बिल्कुल नहीं है, लेंदी है, तो उसमें आपको सिंपलेस्ट रेशियो, फिर होल रेशियो, फिर एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड करो, फिर अगर पॉइंट में तो उसको राउंड ऑफ करो, उतना लंबा जाना पड़ता है। बट वहां तक जाने की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। अब सिंपली पहले मास निकाल, पहले तो अज्यूम करेंगे 100% को 100 ग्राम, फिर परसेंटेज वाइज सबको ग्राम वाइज बांट देंगे, सबका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे और उस एलिमेंट के नीचे लिख देंगे, वही हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या बोलो, समझ आया? प्लीज यार, इससे आसान क्या हो सकता है? क्या बात है यार, वासिद यार। देखो ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल आपके पास होगी, ठीक है? अगर देखो हर क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करने लगूं तो काफी समय चले जाएगा हमारा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास हमारी होती है। बट देखो मैं शॉर्ट में फटाफट तुम्हें समझा देता हूँ। देखो कुछ नहीं,
देखो तुम्हारा इसलिए दिक्कत हो रहा है, मैं बताता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे पढ़ने में, तुम्हारे लिए इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि तुम आज पहली बार ज्वाइन किए हो, ठीक है। और पिछले वीडियोज ना मेरे छूटे हुए हैं तुमसे, ठीक। इसी वजह से जैसे नंबर ऑफ मोल्स का ना एक फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ही निकाला है। देखो मास गिवन है 16 और मोलर मास मतलब जो एलिमेंट होता है उसका मास। तो एक कार्बन का मास होता है 12, तो यहाँ कार्बन ही तो अवेलेबल है, इसलिए मैंने 60 को 12 से डिवाइड किया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आया 5। वैसे ही गिवन मास हाइड्रोजन के लिए 8 था, बट एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो इसलिए मैंने 8 को 1 से डिवाइड किया, क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है कि जो गिवन वेट होता है या गिवन मास होता है उसको हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप में आप मास लिख लो, सेकंड स्टेप में आप मोल्स निकाल लो, और फिर उन मोल्स को उसी कंपाउंड के साथ लिख दो। जैसे C5 5 मोल आया कार्बन का तो लिख दो C5, 8 मोल आया हाइड्रोजन का तो लिख दो H8, और 2 मोल आया ऑक्सीजन का तो लिख दो O2। ये हमारा एपिकल फॉर्मूला होगा। और देखो फैसल ने आंसर भी दे दिया है ऊपर, बहुत ही बढ़िया। समझ आया शिफा? समझ आया आपको? बच्चा लोग ना समझ आया अगर तो बिल्कुल बताया करो, मैं रिपीट करने का वो करता हूँ। बट अब अगर आप पूरा क्वेश्चन बोलोगे रिपीट करने के लिए तो यार समय भी तो लग जाएगा ना, इसी वजह से कोशिश करो कि थोड़ा ग्रैब करें, ठीक है। वासिद का दिक्कत जेन्युइन रीजन है ऐसा इसलिए क्योंकि उसने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की। जब वो प्रीवियस बैकलॉग खत्म कर लेगा, एक काम करना 1.5x पे 1.75x पे आज जाके जितने प्रीवियस लेक्चर हैं 5 ही 6 है, मुझे लगता है आराम से निपटा लोगे, पूरा निपटा लोगे। फिर सेशन देखना, तुम्हें डेफिनेटली समझ आएगा कि सर क्या बोल रहे थे। ठीक है वासिद, समझ आया? तो अगर समझ आ गया ना तो लगे हाथ मेरे लिए एक और क्वेश्चन कर लो, आ जाओ। बढ़िया वाला क्वेश्चन आओ, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर होगी थोड़ी। कैसी? आओ देखो, क्वेश्चन ये दिया हुआ है 7.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कंटेन 3.6 ग्राम कार्बन, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 1.5 ग्राम नाइट्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। चलो भैया, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या बात है। अब अगेन देखो, इस बार देखो क्वेश्चन में उसने छिपा दिया। क्या छिपाया भैया? कार्बन का मास उसने दे दिया, हाइड्रोजन का मास भी उसने दे दिया, नाइट्रोजन का मास भी दे दिया, बट ऑक्सीजन का मास नहीं दिया। उसने बोला रेस्ट ऑक्सीजन। तो ये आपको समझ जाना है कि भैया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब इसको बांट के जरा पहले लिख लो। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इस बार नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अच्छा, डेटा क्या गिवन है कि सर कार्बन का जो मास है वो दिया हुआ है 3.6 ग्राम, हाइड्रोजन का मास दिया है 0.7 ग्राम, नाइट्रोजन का मास दे दिया 1.5 ग्राम। बट सवाल यह है कि ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं लिखा। अब देखो एक डेटा उसने जरूर लिखा है, क्या भैया? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है वो टोटल कितना है? 7.3, मतलब टोटल है 7.3। तो भैया सोचो, अगर 7.3 में से 3.6 कार्बन ले गया, 0.7 हाइड्रोजन ले गया, 1.5 नाइट्रोजन ले गया, तो बचा हुआ ही तो ऑक्सीजन ले जाएगा। तो सोचो 7.3 है, इट मींस ये दोनों को प्लस कर दो 1.5, इट मींस ऑक्सीजन यहाँ 1.5 ग्राम है। करके देखो, क्योंकि ये जब आप 3.6 0.7 1.5 प्लस 1.5 सबको जोड़ोगे तो 7.3 आएगा। ओहो, मतलब सर ऐसे निकालना है। अगर टोटल दिया हो तो पहले चेक कर लेंगे किसको कितना मिल रहा है, जो बचा वाला होगा वही बचे वाले को मिलेगा। बात खत्म। अब आपको मास पता चल गया, अब बता दो जरा मेरे बच्चों की क्या नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं? अरे कहीं नहीं निकाल सकते सर। नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास अपॉन मोलर मास। कार्बन है, इट मींस 12 डिवाइड करेंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए गिवन मास 1.5, मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन के लिए? 14 होता है, याद रखना। और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है भैया? 1.5 डिवाइड बाई 16। जब आप इन सभी डेटा को डिवाइड करो तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यू विल गेट 0.3 किसका? कार्बन का, 0.7 हाइड्रोजन का, 0.107 नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन के लिए लिखोगे 0.09।
ये अच्छी बात यह है कि भैया आप डेसिमल के 2 डेसिमल डिजिट तक जरूर रखिएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप 1.5 अपॉन 16 से डिवाइड करोगे तो लंबी वैल्यू आएगी, बट आप डेसिमल के 2 डिजिट तक उसको राउंड ऑफ कीजिएगा, ठीक। अब देखो देखो 0.3 को तो मैं एक वक्त के लिए 0.3 छोड़ सकता हूँ, ठीक। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि सर नंबर ऑफ मोल्स आए तो क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, C 0.6, H 0.7 और N 0.107 और O 0.09? नहीं बच्चा, ऐसे नहीं छोड़ना है। मैंने क्या बोला था कि मॉलिक्यूलर इंपिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है। तो अगर ये पॉइंट में आपका आंसर आया तो ठहरिए, जो मैं बता रहा हूं वो देखिए पहले। देखो 0.3 को तो मैं 0.3 लिख सकता हूं, ठीक है। 0.7 को भी मैं 0.7 लिख सकता हूं, बट सर यहां 0.107 है। अब सोच के देखो कि सर 0.107 को अगर मैं 0.1 लिख दूं तो यार ये 0.7 से क्या ही फर्क पड़ेगा भाई। 0.107 लिखो या 0.1 का लिखो, एक ही बात है। तो आपको इन दोनों को इग्नोर कर देना है। क्यों? क्योंकि भैया 0.1 के बाद एक जीरो है, इट मींस इसको 0.1 राउंड ऑफ करके लिखा जा सकता है, बिल्कुल। और सोचो 0.09 को मैं राउंड ऑफ करके 0.1 लिख सकता हूं, क्योंकि भैया यहां 9 है तो इसको एक डिजिट बढ़ा दो, राउंडिंग ऑफ का रूल सीखे होगे। तो मैं इस 0.09 को भैया राउंड ऑफ करके 0.1 लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब देखो, अब सब आ गए 0.3, 0.7, 0.1, 0.1। अब अभी भी आपके मन में सवाल यार होगा कि क्या भैया अब लिख दे क्या, C 0.6 या फिर H 0.7 या फिर N 0.1 या फिर O 0.1? नहीं, अभी भी नहीं लिखना है। अब क्या करो, इन सभी को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन नंबर इन द सेंस कि सोचो अगर मैं सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भैया जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 हो जाएगा। अगर 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। और अगेन ऑक्सीजन के 0.1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 1 हो जाएगा। मतलब सभी को, इन सभी को मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो। अब देखो, अब आएगी वैल्यू C3, H7 और N और O। चाहे आप 1 1 लिख दो, बट केमिस्ट्री में 1 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए आप इस 1 1 को हटा दो, N और O। इट मींस जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है भैया वो ये है, C3H7 N और O। कुछ नहीं किया हमने, 0 पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैक्सिमम टाइम आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है जब भी पॉइंट पे वैल्यू आती है, ताकि वो सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाए। बोलो अब समझ आया? बहुत बढ़िया। देखो फैसल कंटिन्यूअस मेरी क्लास अटेंड करता है, ठीक है, कंटिन्यूअस। चैप्टर की शुरुआत से इसने पहले दिन से मेरी क्लास अटेंड की और रेगुलर रहता है हमेशा हर क्लास में, ठीक है। आज अगर आंसर दे पा रहे हो फैसल, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सीख रहे हो, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूअस चीजों को सीखते जाओगे। बोलो समझ आया? C3H7NO, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ यार, लाइव क्लास का मजा अलग होता है। आप रिकॉर्डिंग देखते हो, नो डाउट, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं उनके लिए एक मैसेज है, भैया क्लास में आओगे ना ज्यादा बढ़िया क्लैरिटी होगी। क्या ये सबको समझ आया कि भैया अगर डेसिमल भी अब आ जाए ना, अब तो कर जाएंगे, नो प्रॉब्लम भैया। डेसिमल वाला है ना, बस राउंड ऑफ करके एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि वो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। सभी बच्चों को समझ आया? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फैसल, बाकी सब बच्चों को समझ आया कि नहीं, ये बताओ। अरे वाह, अब्दुल, शिफा, सबको। देखो डेसिमल वाला फिर तो राउंडिंग ऑफ भी तुम्हारे तुम्हारे साथ दिक्कत है यार, ये तो बहुत बेसिक मैथ होती है वासिद। राउंड ऑफ कैसे करें नंबर को, राउंड ऑफ करने आना चाहिए। देखो कुछ नहीं किया है, मैं अलग से तुम्हें देखो लिख के समझाता हूँ। देखो जैसे 0.3 लिखा था, 0.7 लिखा था, 0.107 लिखा था और 0.09 लिखा था। देखो 0.3 को तो राउंड ऑफ हम नहीं कर सकते, क्योंकि 0.3 को 0.3 लिख सकते हैं, सिमिलरली 0.7 को भी 0.7 लिख सकते हैं। बट सोचो ये 0.107 है यार, अगर मैं ये 07 हटा भी दूं, यार बहुत छोटी यूनिट होती है 07 यार, पॉइंट के बाद 07, तो इसको मैं हटा के सिर्फ 0.1 लिख सकता हूं ना। अरे भाई 2 डिजिट हटा दो, क्या फर्क पड़ता है, 0.107 है, मतलब वो बहुत ही छोटा है, तो उसको मैं 0.1 लिख सकता हूं। वैसे ही सोचो 0.09 है भैया, अगर इस 0.09 में प्लस 0.01 ऐड हो जाता ना, तो ये 0.1 बन जाता। तो ये 0.01 बहुत ही छोटी यूनिट है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 0.1 इसको भी तो लिख सकता हूं। ये 9 है तो इसको एक बढ़ा दो, इसके पहले वाले डिजिट को, तो ये 0.1 लिखा जा सकता है। मैंने यही किया है। उसके बाद मैंने इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से कर दिया, इसको भी 10 से कर दिया और इसको भी 10 से कर दिया। जब 0.3 को 10 से करोगे तो ये 3 आएगा, 0.7 को 10 से करोगे तो ये 7 आएगा,
0.1 को 10 से करोगे तो ये 1 आएगा, और अगेन 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा। तो ये C3, ये H7, ये N1 और O1, यही तो है हमारा फॉर्मूला। या फिर इसी को आप 1 ना लिख के C3, H7, N और O। यार अब बेसिक मैथ मैं तुम्हें पढ़ाऊं, अब समझ आया? अब समझ आया बच्चा कि कैसे मैंने राउंड ऑफ किया है? वो छोटी जो थी, छोटी क्वांटिटी, भैया उसको हटा ही दो। तो क्या अब समझ आया बच्चा? ये बेसिक मैथमेटिक्स थी जो राउंडिंग ऑफ में थोड़ा यूज किया जाता है। क्लियर है? बता दो यार, अभी समझ आया? चलो ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये जस्ट एज एग्जांपल था। तो आई थिंक एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चंस अब आप कर ले जाएंगे, कर ले जाओगे सभी। इजी है यार, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, इसको मैं मिटा दूं। चलो आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे, आओ चलो। ठीक है, सो दिस आर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इंपेरिकल फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। अब देखो, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा तुम्हें, वो है स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है यार ये, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री हमें सिखाती है रिएक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन, ये टॉपिक है नेक्स्ट हमारा। आओ देखो, देखो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर, सबने केमिकल रिएक्शन पढ़ा है? हाँ भैया, 12th पास आउट कर लिया, अब तो पढ़ लिया होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है भैया, कुछ रिएक्टेंट होते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है और एक एरो लगा होता है, और उसके बाद प्रोडक्ट होता है। जैसे कोई ए और प्लस बी, ये दोनों मिले और इन्होंने सी और प्लस डी प्रोडक्ट बनाया। बिल्कुल, तो ये ए और बी को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और सी और डी को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो ये एक सिंपल केमिकल रिएक्शन, या फिर इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को लिखा गया, ये कह सकते हो। ठीक, वैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं एक बढ़िया केमिकल रिएक्शन की, जैसे जो आप पढ़ोगे भी आगे जाके, जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है और जनरल एग्जांपल यही दिया जाता है, दैट इज N2। ये G का मतलब क्या है कि N2 एक गैस है, ठीक है, ये तो पता होगा, इतना बेसिक। ठीक है, H2 ये भी एक गैस है जो कि आपको देता है NH3। ठीक, अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपने बैलेंसिंग बैलेंसिंग पढ़ा होगा, तो यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, मतलब हमारे पास एक गिवन रिएक्शन है, ये हमारे पास पहले से ही एक रिएक्शन गिवन है। अब स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? देखो स्टोइकियोमेट्री सिंपल कहती है कि किसी भी गिवन केमिकल रिएक्शन को हम पढ़ना सीख सकते हैं। मतलब स्टोइकियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन अगर आपके पास दिया है तो आप उसको पढ़ें कैसे, वो स्टोइकियोमेट्री बताती है। ठीक, अब उससे भी पहले स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट नाम का एक शब्द होता है। कौन सा शब्द? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। जैसे मैथ में आपने कोएफिशिएंट सीखा होगा, अल्फा बीटा गामा, वैसे ये स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट यहां होता है। ये क्या होता है सर, कि ये जो भी आपका दिया हुआ है रिएक्शन में, जो भी रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के आगे जो भी नंबर लिखा है वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। जैसे सर नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लो, यानी N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। हाइड्रोजन के आगे ये भैया 3 दिख रहा है, तो हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3। और ये जो NH3 है जिसको अमोनिया पढ़ते हैं, अमोनिया के आगे 2 लिखा है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट है उसके आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है भैया, वो नंबर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। ठीक, अब देखो, अब स्टोइकियोमेट्री का रूल है, पढ़ने का एक रूल है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को भैया दिया हुआ है तो उसको हम पढ़ेंगे कैसे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं। यहां रिएक्शन था हमारे पास N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन था। अब देखो, इसके पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें फर्स्ट तरीका मैं डिस्कस करता हूं, इसको मोल के फॉर्म में हम कैसे पढ़ेंगे। सिंपल है,
इसको मोल के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, देखो मैं बताता हूं। जो गिवन रिएक्शन है N2 3H2 और 2NH3, इसको पढ़ना मेरे साथ सीखिए। स्टोइकियोमेट्री का रूल ये कहता है कि जो भी आगे लिखा है पहले उसको देखो। तो N2 के आगे 1 लिखा है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सर अगर इसको मोल के फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम ये बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है H2 के आगे 3 लिखा है, मतलब 3 मोल ऑफ H2 से। क्या बोला मैंने? स्टोइकियोमेट्री पढ़ने का तरीका सिखाता है। क्या सिखाता है कि भैया N2 के आगे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी को मोल बना दो। तो अगर मोल के फॉर्म में अगर हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे तो हम ये बोलेंगे कि भैया 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 से, और वो क्या दे रहा है? वो दे रहा है 2 मोल NH3। ओके बॉस, इसको कहते हैं मोल के फॉर्म में पढ़ना। हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, आता हूँ 10 मिनट में, ठीक है? बस 10 मिनट, 10 मिनट्स, ठीक है? चलो, आई एम सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। अब समझ आया कि भैया मोल के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे इसको। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है? कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भैया 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बना रहा है। तो ये पहला रूल है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में किसी रिएक्शन को पढ़ने का, और वो रूल क्या है? मोल के फॉर्म में पढ़ना। अच्छा, सोच के देखो, अगर 1 मोल N2 में 3 मोल H2 लग रहा है तो 2 मोल NH3 बन रहा है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये बताओ, अगर मैं 2 मोल N2 ले लूं तो कितना मोल H2 लगेगा? तो भैया 1 मोल में 3 मोल H2 लग रहा है, तो 2 मोल में जाहिर सी बात है सर 6 मोल ऑफ H2 लगेगा। अरे वाह, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए समझ गए। सिमिलरली, अगर 1 मोल ऑफ N2 में 2 मोल ऑफ NH3 बन रहा है तो 2 मोल ऑफ N2 में कितना मोल NH3 बनेगा? भैया 4 मोल NH3। तो आप समझ आया? इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री के तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन को पढ़ना और उसका कैलकुलेशन। मतलब रिएक्शन को देख के आपसे कोई कहे कि जरा इस रिएक्शन को मोल के फॉर्म में पढ़ के बताओ, तो आप क्या बोलोगे? पहले आप उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेक कर लोगे, फिर बोलोगे कि अगर 1 मोल N2 है, वो रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ, तो क्या बनाएगा? 2 मोल NH3। तो कोई कह दे जरा अगर 1 मोल को छोड़ के जरा 2 मोल N2 लेंगे तो बताओ कितना होगा? तो आप बोलोगे अगर 2 मोल N2 है तो अगर 1 मोल में 3 मोल हाइड्रोजन लग रहा है तो 2 मोल N2 के लिए 6 मोल हाइड्रोजन लगेगा। बिल्कुल, डबल कर दो सीधा। अरे भैया अगर एक का सोचो, 1 मोल N2 में 3 मोल हाइड्रोजन, मतलब एक ले रहे हो तो 3 गुना लग रहा है, तो 2 लोगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। वैसे अगर 1 मोल में 2 मोल NH3 बन रहा है, तो अगर 1 मोल N2 लोगे तो 4 मोल NH3 बनेगा। समझ आया? बोलो। अच्छा, अगर वैसे कोई कह दे कि मान लो अगर 100 मोल N2 होता तो क्या करते यहाँ? तब क्या बोलते? भैया 1 मोल N2 में 3 मोल H2 लग रहा है, तो अगर 100 मोल N2 है तो भैया 300 मोल ऑफ H2 लगेगा। यही तो है स्टोइकियोमेट्री। और प्रोडक्ट कितना बनेगा? अगर 1 मोल N2 में 2 मोल NH3 बन रहा है, तो अगर 100 मोल N2 है तो भैया 200 मोल NH3 बनेगा। इसी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्री तरीका। ये पहला तरीका था किसके फॉर्म में? मोल के फॉर्म में पढ़ने का। बोलो, समझ आया कि भैया स्टोइकियोमेट्री के हेल्प से मोल के फॉर्म में किसी रिएक्शन को कैसे पढ़ा जा सकता है? बताओ। फैसल के अलावा और बच्चों को? शिफा, अब्दुल, क्या आप सभी को समझ आया कि सर पढ़ तो बिल्कुल सकते हैं? अब तो इतना समझ गए सर कि रिएक्शन को देख के तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है वासिद, आप, चलो बहुत बढ़िया, वासिद को भी समझ आया, वेरी गुड। यही तो था बस यार। अच्छा, ये तो सब बताया मोल के फॉर्म में। अब क्या होता है ना, कई बार मोल ना छोड़ के कई बार हमको मास की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मतलब इसी सेम रिएक्शन को आप दूसरा तरीका देख लो, इसी सेम रिएक्शन को इसके मास के टर्म में कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे मास के टर्म में कैसे सर? आओ देखो, N2 प्लस 3H2 दैट गिव्स यू 2NH3। तो भैया अब इसको मास के टर्म में पढ़ेंगे जरा स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से। अब बताओ, मैं मोल के टर्म में पहले ऊपर लिख दे रहा हूं। मोल के टर्म में क्या होगा भैया? 1 मोल ऑफ N2 गिव्स यू 3 मोल ऑफ H2, दैट विल इन रिजल्ट गिव्स यू 2 मोल ऑफ NH3। यही है। चलो अब देखो भैया मास के टर्म में इसको कैसे पढ़े, सोचो तो, सोच के देखो भैया। 1 मोल N2 का, 1 मोल N2 का मास अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मास के टर्म में हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है सर? सर मोल से मास कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? याद करो मेरा मोल वाला फॉर्मूला। बिल्कुल, मोल क्या होता है सर?
गिवन मास ग्राम में अपॉन मोलर मास। तो भैया अगर मेरे को मास चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मास मिल जाएगा। है सर, मिल जाएगा बिल्कुल। तो अगर मेरे को यहां भैया मास चाहिए इन ग्राम, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो मोल मैंने निकाला है ऊपर, इस मोल को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो भैया एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो यहां दो नाइट्रोजन है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 14। मतलब यहां कितना है, सॉरी एक का 14 होता है तो दो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा यहाँ। एक नाइट्रोजन का तुम्हारा 14 होता है तो दो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा भैया 28। इट मींस 28 ग्राम लग रहा है किसका, N2 का। अच्छा, वैसे हाइड्रोजन का निकालो तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स है 3 मल्टीप्लाई बाई एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन यहाँ H2 है, तो दो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 2। इट मींस 6 ग्राम ऑफ H2 लग रहा है। और मिल कितना रहा है भैया, मास मोल कितना है 2। तो अगर मैं वेट निकालू या फिर मास निकालू ग्राम में तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू NH3 का मोलर मास कितना होगा। तो सोचो, नाइट्रोजन का 14 एक नाइट्रोजन का, और 3 नाइट्रोजन का 3, तो 14 और प्लस 3 टोटल कितना हो गया 17। मतलब 34 ग्राम ऑफ NH3 लग रहा है। तो इसको मास के टर्म में कैसे लिख सकते हैं कि भैया 28 ग्राम ऑफ N2 जब रिएक्ट करेगा 6 ग्राम ऑफ H2 से तो हमें मिलेगा 34 ग्राम ऑफ NH3। इसी को कहते हैं मास के टर्म में स्टोइकियोमेट्री को पढ़ना। क्या बात है, अच्छे से लिख दिया जाए क्या, और अच्छे से लिख दिया जाए, थोड़ा जल्दी लिख दिया हमने। फिर से अगेन रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने कि भैया 28 ग्राम ऑफ N2 जब रिएक्ट करेगा 6 ग्राम ऑफ H2 से तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा 34 ग्राम ऑफ NH3। इसको कहते हैं मास के टर्म में पढ़ना। ये समझ आया, कुछ नहीं यार, बस नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते जाओ, वो मास के टर्म में आ जाएगा। क्या क्लियर है, शिफा, अब्दुल, वाशिद, फैसल, सबको क्लियर है, क्विक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट आज और पढ़ लो, वो है सर वॉल्यूम के फॉर्म में पढ़ना। ये तीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टोइकियोमेट्री में। पहला, सर मोल के फॉर्म में पढ़ने आना चाहिए किसी भी रिएक्शन को। दूसरा, सर उसके मास के फॉर्म में पढ़ना चाहिए किसी भी रिएक्शन को। और तीसरा, सर वॉल्यूम के फॉर्म में पढ़ना चाहिए। तो अगेन उसी रिएक्शन को लिखता हूं, N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। अब देखो, जैसे हमने क्या किया था, जैसे हमने मास वगैरह की चीजें पढ़ी थी, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करना है। स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन को देखिए और उसको उसका वॉल्यूम बना दीजिए। कहने का मतलब ये है कि N2 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लो। N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो मैं लिख सकता हूं कि 1 वॉल्यूम ऑफ N2 जब रिएक्ट करेगा 3 वॉल्यूम ऑफ H2 से तो हमें क्या मिलेगा 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। यस सर, तो बड़ा सिंपल है, तो मोल की तरह ही है बिल्कुल, बस मोल को रिप्लेस कर दो वॉल्यूम से। अच्छा, वैसे तुमसे कहे कि बताओ अगर 2 वॉल्यूम हो तो, अब ये वॉल्यूम देखो कुछ भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है, बट जनरली ये है कि आप कोशिश करिएगा कि लीटर में ही रखें, स्टैंडर्ड यूनिट लीटर होती है। हमारे लोग कहते हैं कि जरा 2 वॉल्यूम में बताओ तो कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे सर कि अगर 2 वॉल्यूम ऑफ N2 है तो आपको लगेगा कितना 6 वॉल्यूम ऑफ H2, और आपको मिलेगा कितना 4 वॉल्यूम ऑफ NH3। जैसे एग्जांपल में उसने वॉल्यूम को करके मान लो बोल दिया कि 3 लीटर ऑफ N2 है, तो क्या बोलोगे 3 लीटर ऑफ N2। मान लो उसने बोल दिया कि चलो वॉल्यूम यूनिट मैंने लीटर फिक्स कर दी, तो मान लो हमारे पास 3 लीटर ऑफ N2 है। अब बताओ कि कितना लीटर ऑफ H2 लगेगा और कितना लीटर ऑफ NH3 हमको मिलेगा। तो अगर एक वॉल्यूम मैंने लिखा तो मान लो कि ये 1 लीटर है, यानी 1 लीटर ऑफ N2 में 3 लीटर ऑफ H2 लग रहा है और 2 लीटर ऑफ NH3 मिल रहा है। तो अगर उसने बोला कि 3 लीटर ऑफ N2 है तो अब क्या करोगे, इसके सीधा ट्रिपल करो, मतलब यहां लगेगा 9 लीटर ऑफ H2। और वो क्या देगा, अगर 1 लीटर ऑफ N2 में 2 लीटर ऑफ NH3 मिल रहा है तो अगर 3 लीटर ऑफ N2 है तो क्या 6 लीटर ऑफ NH3 मिलेगा। तो देखो, मैंने आपको स्टैंडर्ड वॉल्यूम के टर्म में पढ़ना सिखा दिया और उसको यूनिट लीटर के टर्म में पढ़ना सिखा दिया। इसी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्री रीडिंग या फिर स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। तो हम करेंगे अभी क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड।
बट फिलहाल आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। बताओ स्टोइकियोमेट्री से पढ़ना आ गया तुम्हें रिएक्शंस को? सर मास के फॉर्म में, सर मोल के फॉर्म में, सर वॉल्यूम के फॉर्म में पढ़ ले जाओगे। इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर हुआ? बताओ। वेरी गुड। चलिए, अगर ये चीज क्लियर है तो आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं।